तो फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो? मज़ा आ रहा होगा। पर क्या करें, आप में से बहुत सारे बच्चों को तो स्कूल जाना पसंद ही नहीं है, और शायद घर में ज़्यादा रहने के बाद मम्मी के हाथ से बहुत पिटाई भी लग रहा होगा, ज़्यादा बदमाशी करने के कारण से। और बहुत सारे बच्चों को स्कूल्स खोलने का इंतज़ार हो रहा होगा। बाकी बात छोड़ो, पबजी खेलने में तो तुम लोग माहिर हो चुके होंगे, पर अब थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई में भी लगाओ। तो आज का चैप्टर की कहानी 100 साल पुराना है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको अपने पड़ोसी का नाम पता हो या ना हो, पर जिस व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम सभी को पता है, और उनका नाम है एडोल्फ हिटलर। और ये चैप्टर का नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर मेनली फोकस करेगा दो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक हुआ था, और दूसरा था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपका 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। तो 19th सेंचुरी यानी 1800 से लेकर 1899 का जो पीरियड था, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ थे जो एम्पायर बिल्डर्स थे। एग्जाम्पल में जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगेरी। ये कंट्रीज़ का जो टेरिटरीज था बहुत फैला हुआ था। दूसरे छोटे कमज़ोर कंट्रीज़ को ये आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेते थे। ऐसा करते करते इनका एरिया बहुत बड़ा हो गया था। तो उस समय में यूरोप में इनके अलावा दूसरे भी पावरफुल कंट्रीज़ थे, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, इटली एसेट्रा। ये कंट्रीज़ इस इम्पेरियलिज्म को रोकना चाहते थे। तो फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, इटली लड़ाई नहीं चाहते थे, वो बातचीत से ही सब कुछ सुलझाना चाहते थे। पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ओटोमन एम्पायर बातचीत करने के मूड में नहीं थे। तो एक वॉर जैसा सिचुएशन पैदा हो गया था 1900s के बाद। तो फाइनली जून 28, 1914 में ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का मर्डर हो जाता है, जिसके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाता है। तो पिक्चर में आप जो देख रहे हो फोटो, ये फ़ोटो है आपका ऑस्ट्रिया का प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड, जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस होने वाले थे। उनको सर्बिया के नेशनलिस्ट जिसका नाम था गैब्रिएलो प्रिंसिप 28 जून 1914 में उनको मर्डर कर दिया। प्रिंसिप का ये मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगेरी ज़बरदस्ती हर्ज़गोविना और बोस्निया को ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में किया था, और इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के दूसरे रीजंस भी थे, जैसे मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। इनके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तो कॉज नंबर 1 जो जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ वो था आपका मिलिटरिज्म। नाम से आपको पता चल रहा होगा, जब 20th सेंचुरी का जब आगमन हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे आपका जर्मनी ने क्या करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा आर्मी बनाना स्टार्ट किया, आर्मी बिल्डअप करना स्टार्ट किया। तो ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों एक दूसरे के एकदम खिलाफ थे। ओके, तो वो लोग ने क्या भी किया, अटलांटिक ओशन के जो एरिया था उसमें भी अपना जो जल सेना जो था उसे भी एकदम उन्होंने इंक्रीज़ किया। तो इसके कारण से क्या हुआ, बाद में जर्मनी और रशिया के बीच में भी क्या हुआ, मिलिट्री से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होने लगा। और ये भी सामने आया बहुत सारा बातें कि कभी कभी एक वॉर जैसा सिचुएशन से पैदा हो गया था जर्मनी और रशिया के बीच में, क्योंकि दोनों देश के पास जो आर्मी था बहुत ही पावरफुल था। तो जब मिलिट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते गया तो इसके कारण से बहुत सारे कंट्रीज़ भी वॉर में शामिल होते गए, क्योंकि उनको दिखाना था कि कौन ज़्यादा पावरफुल था। तो ये था आपका फर्स्ट कॉज। सो दूसरा कॉज है म्यूचुअल डिफेंस अलायंस। इसमें क्या था कि जितने भी देश यूरोप में थे उन देशों ने एक दूसरे के साथ समझौता साइन किया, अलायंस उन्होंने ट्रीटी साइन किया। और ये भी बात हुआ कि अगर कोई फॉरेन कंट्री उन देशों को अटैक करता है तो जिस देश के बीच में समझौता हुआ है वो देश उस पर्टिकुलर अपने दोस्त देश को क्या करेगा, बचाएगा। जैसा ऐसे कुछ दोस्त थे, रशिया और सर्बिया के बीच में बहुत दोस्ती था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरी के बीच में दोस्ती था, फ्रांस और रशिया के बीच में जो दोस्ती था, यानी अगर रशिया को कोई अटैक करता है तो फ्रांस उसे बचाने के लिए जाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी, और ऐसा ही कुछ दोस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान और ब्रिटेन के बीच में था। तो ईस्ट के कारण से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन पैदा हो गया था।
और थर्ड कज है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म को हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवाद। तो उस समय में यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश थे जो दूसरे देश को कंट्रोल करते थे, दूसरे देश को उन्होंने कॉलोनी बनाया था। और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ थे, जैसे आपका मैंने पहले बोला था जर्मनी जो बहुत सारे एरियाज़ को कंट्रोल करता था। ओटोमन एम्पायर था तो वो इस्लामिक कंट्री, पर बहुत सारे दूसरे रिलीजन के देश को भी उन्होंने कब्जा किया था। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे मोटे देश वो बड़े देश से आज़ादी मांग रहे थे, और इस चक्कर में बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज़ जैसा फ्रांस, जर्मनी, आपका ये रशिया, ये सब ने क्या किया, उन छोटे मोटे देश को कब्जा करने के बारे में सोचा। और इसी के कारण से भी क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो लास्ट और फाइनल कॉज जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो था आपका नेशनलिज्म। आप सभी को नेशनलिज्म क्या है इसका मीनिंग तो पता ही होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उनका मर्डर हो जाता है। और मर्डर कौन करते हैं, आपके सर्बिया के नेशनलिस्ट ग्रुप। उनका ये मानना था कि बोस्निया और हर्जगोविना जो एक यूरोपियन कंट्रीज थे, उनको ऑस्ट्रिया हंगेरी अपने कब्जे में ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता है। तो यही नेशनलिज्म, ओके, यही नेशनलिज्म का भावना के कारण से भी क्या कौन सा इवेंट स्टार्ट हो गया, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दो ग्रुप के बीच में वॉर हो रहा था, एक था आपका सेंट्रल पावर्स और दूसरा था आपका एलाइज। तो सेंट्रल पावर्स में आपका था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और ओटोमन एम्पायर। और एलाइज में था आपका इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। और 1917 में यूएसए ने भी क्या किया, इसमें वॉर में एंटर किया। तो इसी के साथ में वॉर स्टार्ट हुआ, और फाइनली जर्मनी के हार के बाद में वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है नवंबर 1918 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शर्मनाक हार के बाद में जर्मनी में बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एक तो एम्पेरर जो थे उस समय में केजर विलियम II, वो भी उधर से भाग गए। और जितने भी पार्लियामेंट में जो भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, जर्मनी का फ्यूचर फिर से डिसाइड करना होगा, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट में लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। नेशनल असेंबली जो एक पॉलिटिकल ग्रुप था, वो लोग वेमार नाम की जगह में मिले। वेमार एक जगह है जर्मनी में, ओके, तो इधर पे मिले और उन्होंने देश में संविधान लाने का बात किया, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लाने का बात किया, फेडरलिज्म लाने का बात किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस समय में जर्मनी का जो पार्लियामेंट था उसका नाम था रेक्सटैग, ओके, उसका नाम था आपका रेक्सटैग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी और देश में इलेक्शंस होगा और सभी देश में जितने भी जनता है वो लोग वोट के काबिल लायक होंगे, और इसमें वुमेन को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसी के कारण से आपका क्या, किस चीज़ का जन्म होता है, वेमार रिपब्लिक का। रिपब्लिक का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, ओके। तो जर्मनी का हार के बाद, जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद में क्या होता है, वेमार रिपब्लिक का जन्म होता है। और देश में नया संविधान बनने वाला था, क्योंकि मोनार्क भाग गए थे और देश में एक गवर्नमेंट लाना बहुत ही ज़रूरी था। तो वेमार रिपब्लिक जब फॉर्म हुआ था, उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एक प्रॉब्लम ये था कि खुद के लोग, जर्मनी के लोग, जर्मन लोग वेमार रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि वेमार रिपब्लिक के कारण से ही ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में हस्ताक्षर करना पड़ा जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन कब किया गया था, 28 जून 1919 में साइन किया गया था, जिसके द्वारा जर्मनी के बहुत सारे रिसोर्सेज को छीन लिया गया, जर्मनी के टेरिटोरीज़ को कम किया गया, और बहुत सारे जर्मनी के जो एरियाज़ थे जिसमें मिलिट्री एरिया थे उसे डीमिलिटराइज कर दिया, यानी कि उस एरिया में किसी भी तरीके का मिलिट्री रखने का अधिकार जर्मनी के पास नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिपब्लिक जब फॉर्म हुआ था, जो वॉर में जितना भी पैसा खर्च हुआ था वो सब पैसे का भुगतान किसे करना पड़ा, जर्मनी को करना पड़ा। तो जर्मनी को एकदम शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या था उसके बारे में थोड़ा सा जानते। तो 28 जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन किया गया। जर्मनी एलाइज एक्सिस में जो भी देश थे, जैसे जर्मनी, ओटोमन एम्पायर और आपका ये ऑस्ट्रिया हंगरी जो था, इनको एक ट्रीटी साइन करना पड़ा जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स दूसरे एलाइज पावर के साथ में। तो ये जर्मनी के लिए एकदम शर्मनाक समझौता था, जिसके कारण से जर्मनी का जितना भी दूसरे देशों में कब्जा था, दूसरे देशों में जो जर्मनी का कंट्रोल था उसे छीन लिया गया, ओके। इट लॉस्ट 10th ऑफ इट पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट टेरिटोरीज, ओके। अपने एरिया में से 13% टेरिटोरीज एरिया देना पड़ा एलाइज को। 75% ऑफ इट्स आयरन रिसोर्सेज जो था जर्मनी के पास में वो भी देना पड़ा,
दूसरे ये एलाइज देशों को देना पड़ा। ओके, जो कोयला का खानी वगैरह जो था वो उसमें फ्रांस को देना पड़ा। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया को देना पड़ा। तो बहुत नुकसान झेलना पड़ा जर्मनी को। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जर्मनी का जो आर्मी था, जिस आर्मी का ऊपर में जर्मनी का घमंड था, उसे एकदम डीमिलिटराइज जोन कर दिया एलाइज पावर्स ने कमज़ोर बनाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जर्मनी को वॉर में जितना भी नुकसान हुआ था सबका उसे क्या करना पड़ा, नुकसान भुगतना पड़ा। लगभग $6 बिलियन का नुकसान जर्मनी को अकेले ही भुगतना पड़ा। तो इसी के लिए लोग जो थे जर्मनी में वो खुश नहीं थे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से। इसीलिए कभी कभी जिन मिनिस्टर्स ने इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में साइन किया, उनको कभी कभी लोग चिढ़ाने के लिए उनको नवंबर क्रिमिनल्स भी बुलाते थे। ओके, तो इसलिए इसको उनको किस नाम से बुलाया जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स। उनका ये मानना था कि यही वेमार रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में क्या किया था, साइन किया था, और जर्मनी का जो गौरव था, जर्मनी का जो प्रेस्टीज था, इसे मिट्टी में मिला दिया था। अब देखते हैं कि यूरोप और जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कैसा प्रभाव पड़ा। तो पता ही है कि वॉर जब भी होता है किसी दोनों देश के बीच में तो नुकसान तो होता ही है, चाहे वह फाइनेंशियली हो, चाहे वह साइकोलॉजिकल नुकसान हो। तो यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश थे जैसे ब्रिटेन, जो दूसरे देश को कभी कर्ज दिया करते थे, पर वॉर के कारण से ब्रिटेन भी कर्ज में अब डूब गया था। अमेरिका अब बहुत धनी हो रहा था और यूरोपियन कंट्रीज़ क्या हो रहे थे, बहुत गरीब हो रहे थे। और जो वेमार रिपब्लिक जो था, जो अभी अभी फॉर्म हुआ था, उसको तो पूरा इल्ज़ाम वेमार रिपब्लिक के ऊपर में लाया गया, थोपा गया। ओके, तो वॉर कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा। और जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, जैसे आपके सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और जो डेमोक्रेट्स थे, इनको कभी कभी नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से भी बुलाया जाता था। हो सकता है कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का जो इवेंट जो था नवंबर के मंथ से ही इम्प्लीमेंट किया होगा, तो इसलिए उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाया जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है क्लास 9 के स्टूडेंट्स को, कि क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि व्हाट वाज द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट ऑन यूरोप। तो आप लोग ऐसे आंसर लिख सकते हो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। यस, यूरोपियन सोसाइटी जो था उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण से। लगभग 8.5 मिलियन लोग मरे थे, सिपाही जो थे 8.5 मिलियन सिपाही उधर यूरोप में मरे थे। 13 मिलियन जो सिविलियंस थे, 13 मिलियन सिविलियंस आम आदमी, ओके, जो जानता थे, उनका डेथ हो गया था वॉर के कारण से, क्योंकि इसे कभी कभी ग्रेट वॉर का नाम भी दिया जाता है। और जबकि सबको पता है कि जो सिविलियंस थे उस समय में उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, और सोल्जर्स को सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगा धीरे धीरे करके। और जो पॉलिटिशियंस और जो न्यूज़पेपर्स के जो पब्लिसिस्ट थे, उन लोग ने भी क्या बताया कि जो मेन होते हैं उन्हें फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना है, एक अग्रेसिव होना है, और टाइम आने पे अपने दुश्मन को क्या भी करना है, मज़ा भी चखाना है। तो जो अग्रेसिव वॉर प्रोपोगंडा था, अग्रेसिव वॉर प्रोपोगंडा मतलब वॉर को कैसे लड़ा जा सकता है, ये देश का सबसे हॉट टॉपिक या तो मुद्दा बना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब कोई भी गवर्नमेंट, वेमर रिपब्लिक देश के लिए अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, लोगों का भरोसा जीत नहीं पा रहे थे, तो इसी के कारण से लोग अब क्या किसके और सपोर्ट कर रहे थे, जो डिक्टेटर्स वगैरह जो बढ़ रहे थे यूरोप में, उसी को लोग क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो जर्मनी में कुछ भी चीज़ जब ठीक नहीं जा रहा था और वेमर रिपब्लिक भी लोगों का भरोसा जीतने में नाकामयाब हो रहा था, तो लोग अब खुद से ही वो लोग क्या करना स्टार्ट कर रहे थे, आवाज़ उठाना स्टार्ट कर रहे थे। तो वेमर रिपब्लिक के अगेंस्ट बहुत सारे जनता जा रहे थे, क्योंकि जर्मनी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ रहा था। तो वो लोग अब ऐसा कुछ चीज़ चाह रहे थे, ऐसा कुछ चाह रहे थे जिसके कारण से जर्मनी में जो उनका जो हारा हुआ जो इज्जत है वो फिर से वापस आ सके। इसलिए वो जो पॉलिटिकल सिस्टम था जर्मनी में, उसे वो क्या करना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति के मदद से वो उसे क्या करना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। और इसी को कभी कभी क्या कहते हैं, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। जब भी कोई भी एक ग्रुप एक अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। तो ये वही समय था जब रशिया में, ओके, जर्मनी के लोगों को पता चल गया कि रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो रहा है 1917 में, और मोनार्की को उन लोगों ने भगा दिया। तो ऐसा जब न्यूज़ उड़ता उड़ता खबर जर्मनी में आ गया, तो लोगों ने भी ऐसा ही कुछ चीज़ उन्होंने जर्मनी में भी इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा। पर
जब ये लोग ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया तो वेमार रिपब्लिक के जितने भी सपोर्टर्स थे उनको आसानी से इन लोग ने क्या कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया। ओके, तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन का जो मूवमेंट था ये स्ट्रॉन्ग तो हो ही रहा था, पर उस समय में जर्मनी का जो देश का जो हालत था, आर्थिक अवस्था जो था, ये भी एकदम नीचे गिर रहा था। तो 1923 का समय पहुंचते पहुंचते जर्मनी का जो आर्थिक अवस्था था ये एकदम नीचे जा चुका था और जर्मनी पूरी तरह से क्या हो गया था, कर्ज में डूब गया था। हम सबको पता है कि जर्मनी जितना भी वॉर लड़ा था वो कर्ज में ही लड़ा था, लोन में लड़ा था। उनके पास खुद का पैसा था पर पैसे का वैल्यू बहुत कम था, और जितना भी लोन उन्होंने लिया था उसको इन्हें किसके हिसाब से वापस करना था, गोल्ड के हिसाब में वापस करना था। क्योंकि जिन देश ने जर्मनी को लोन दिया था वो अब कैश में पैसा लेने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था जर्मनी का पैसे का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है। तो वो लोग जर्मनी के पास जो रिसोर्स था, गोल्ड था, उसी को लेने में ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो जब जर्मनी में 1923 में फ्रांस को पैसा लौटाने से इनकार कर दिया गोल्ड के फॉर्म में, तो फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी का सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया, रूर जो एरिया था जहाँ पे कोल का माइनिंग वगैरह जो था, उसे फ्रांस ने क्या कब्जा कर लिया। तो जर्मनी में भी गुस्से में आके क्या किया, ओके, फ्रांस को सबक सिखाने के लिए जर्मनी ने भी क्या किया, बहुत पैसा छापना स्टार्ट किया। इतना पैसा छापा कि सभी लोगों के पास, अब पूरे जर्मनी में लोगों के पास पैसा बहुत आ रहा था, पर उस पैसे का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं था। जैसे अप्रैल का महीना था और उस समय में जो US डॉलर जो था, $1 जो था, USA का जो $1 था वो था आपके 24,000 मार्क। ओके, उस समय में जर्मनी का करेंसी का नाम क्या था, वो था आपका 24,000 मार्क के बराबर में था। और जुलाई का महीना आते आते $1 का वैल्यू हो गया था आपका ऑलमोस्ट 3,53,000 मार्क, जर्मन मार्क। और यही वैल्यू दिसंबर का महीना आते आते लगभग $1 का वैल्यू कितना था, लगभग 10 करोड़। तो आप सोच सकते हो कि जर्मनी का जो पैसा था वो किसी काम का नहीं था और जर्मनी पूरी तरीके से क्या हो गया था, कर्ज में डूब गया था। कभी कभी तो ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिला, लोग सूटकेस भर भर के पैसा लेकर जा रहे क्या खरीदने के लिए, एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए। आप ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिला। तो जब ऐसा सिचुएशन कहीं पे होता है जहाँ पे सामान का दाम एकदम बढ़ जाता है और आपके पास जितना भी पैसा हो उससे आप वो सामान नहीं खरीद सकते, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, जहाँ पे सामान का दाम बढ़ता है और आपके पास जितना भी पैसा हो उस पैसे से आप जब सामान को खरीद नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। तो जब जर्मनी बहुत कर्ज में डूब गया था और अमेरिका ने फाइनली जर्मनी के ऊपर में दया दिखाया। ओके, जर्मनी को कर्ज से निकालने में अमेरिका ने बहुत मदद किया और उन्होंने एक प्लान का आविष्कार किया। उस प्लान का नाम था डेविस प्लान। उस प्लान का नाम क्या था आपका, डेविस प्लान। तो डेविस प्लान के कारण से जर्मनी को अमेरिका ने क्या किया, कर्ज से निकाला। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।